तो दोस्त आज हमारा जो चैप्टर हमको करना है वो है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, चलो हमारा चैप्टर का नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, कंसेप्ट पे जाना। ठीक है, राइटिंग से कोई मतलब नहीं है। अब चलो ये चैप्टर का स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन। सीधी सीधी भाषा में समझो, सांस लेना छोड़ना, O2 का एक्सचेंज होना CO2 का और CO2 का एक्सचेंज होना O2 से, उसको क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। ठीक है, अब कुछ चीज़ें याद करने की है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब डिफरेंट जो एनिमल्स वगैरह है इनके अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि मैं ग्रुप्स में डिवाइड कर देता हूँ। तो पोरीफेरा, पोरीफेरा, उसके बाद निडेरिया, फिर आता है टीनोफोरा। ठीक है, पोरीफेरा और निडेरिया इसमें तो होता है डिफ्यूजन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? पोरीफेरा और निडेरिया में डिफ्यूजन। और जो टीनोफोरा में होता है, ये एक्सेप्शन याद रखना, पूरे इसमें एब्सेंट होता है, इसमें होता ही नहीं है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन टीनोफोरा में नहीं होता है। प्लेटिहेलमिन्थिस, प्लेटिहेलमिन्थिस में भी डिफ्यूजन होगा, प्लेटिहेलमिन्थिस में भी डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन। नीचे एस्केलमेंथिस, इसमें भी डिफ्यूजन होगा। और फिर नीचे आता है एनिलिडा, एनिलिडा इसमें होगा मोइस्ट क्यूटिकल से। एनिलिडा का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? मोइस्ट क्यूटिकल। ये एक फास्ट रिवीजन के लिए हिसाब से है, अगर जिसने पढ़ा मतलब अच्छे से पढ़ा होगा उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा क्या वो भी बहुत अच्छे से समझ जाएगा, बट जो पहले से कर चुका है उसको ज़्यादा अच्छे से आएगा, जो नहीं कर चुका है वो भी समझ जाएगा अगर थोड़ा बहुत समझना चाहेगा तो। अब देखो आर्थ्रोपोडा, अब आर्थ्रोपोडा लेते हैं तो आर्थ्रोपोडा में एक प्रॉन्स आता है। ठीक है, प्रॉन, प्रॉन का रेस्पिरेटरी क्या होता है? ऑर्गन गिल्स होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रॉन में गिल्स होता है। क्रैब में याद रखना बुक गिल्स होता है, क्रैब में बुक गिल्स होता है, बुक गिल्स। ठीक है, इंसेक्ट में, इंसेक्ट तो सबको ही पता होगा क्या होता है? ट्रेकिया, ट्रेकिया होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन इंसेक्ट में। अब जो स्कॉर्पियन होता है, स्कॉर्पियन उसमें क्या होता है? बुक लंग्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं स्कॉर्पियन में। ठीक है, फिर मोलस्क आ जाते हैं, तो मोलस्क का भी सबसे अलग ही है। मोलस्क के पास क्या है? फेदर लाइक गिल्स, फेदर लाइक गिल्स, ये इसके पास है मोलस्क के पास। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा, इन दोनों के पास भी क्या होता है? गिल्स होते हैं। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा के पास क्या होता है? गिल्स होता है। और जो यूरोकोडेटा होता है, सिफेलोकोडेटा होता है, जो कि यूरोकोडेटा, यूरोकोडेटा और एक और कौन सा? सिफेलोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा, इन दोनों के पास क्या होता है? फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा, इन दोनों के पास गिल स्लिट्स होते हैं। ठीक है, अब आते हैं फिशेस। फिशेस को अगर आप देखोगे तो फिशेस के पास गिल्स होते हैं, सबको ही पता है। तो जो बायो का स्टूडेंट नहीं है उसको भी ध्यान होगा कि भाई फिश सांस कैसे लेती है, मच्छी कैसे क्या जीती है वगैरह, सबको पता है, गिल्स से लेती है, फिशेस गिल्स से लेती है। जो एम्फीबिया है, एम्फीबियंस जो है उनके पास लंग्स होते हैं। अब एम्फीबियंस के पास गिल्स तो होंगे नहीं, क्या होंगे? एम्फीबियंस के पास लंग्स होते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस के पास लंग्स हो गए। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के पास हो जाएंगे लंग्स। बर्ड्स, बर्ड्स के पास हो जाएंगे लंग्स। मैमल्स, मैमल्स के पास हो जाएंगे लंग्स। अब इनकी ट्रिक है, अगर ट्रिक से याद करो तो राम, राम लिख सकते हो, राम से आर से तो आ गया क्या? रेप्टाइल्स, ए से आ गया एम्फीबियंस, एम से आ गया मैमल्स, राम के पास क्या है? लंग्स। और एक साइड से याद रख लेना कि बर्ड्स भी, बर्ड्स के पास भी क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। ठीक है, राम बर्ड से याद आ जाएगा किस किसके पास लंग्स होते हैं, किस किसके पास नहीं होते। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ये तो सारी चीज़ें जो याद रखनी ही पड़ेगी, सारे चैप्टर्स में मतलब बहुत सारी चीज़ों में ये कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना ही पड़ेगा किसमें क्या होता है। मतलब कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, जहाँ से खाना पानी जाता है उसको क्या बोलते हैं? फेरेंक्स। कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर, जहाँ से खाना और अपना पानी जिस जगह से जाता है उसको बोलते हैं फेरेंक्स। मतलब एक पैसेज है, एक जगह है जिसके थ्रू अंदर जाता है अपना। ठीक, जो कार्टिलेजियस बॉक्स है, कार्टिलेजियस बॉक्स पता है क्या होता है? जो कि साउंड प्रोडक्शन में काम आता है, जैसे कि फटे बांस की आवाज़, पता है ना? उसी टाइप से बस कार्टिलेजियस बॉक्स। कार्टिलेजियस बॉक्स किसको बोलते हैं? लैरिंग्स को। ये दोनों मिक्स मत कर देना, ये क्या है? फूड और एयर का कॉमन पैसेज है, और लैरिंग्स साउंड प्रोडक्शन में काम आता है, विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन। कार्टिलेजियस बॉक्स भी, वो कार्टिलेजियस बॉक्स विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन, उसको क्या बोलेंगे? लैरिंग्स, याद रखना। फिर आता है ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। विंड पाइप कहाँ खुलती है? वो खुलती है ग्लोटिस। ओपनिंग ऑफ, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप का ग्लोटिस में। फिर आता है ओपनिंग ऑफ फूड पाइप। ओपनिंग ऑफ फूड पाइप कहाँ होती है? गलेट में। किस जगह होती है? गलेट में। फूड पाइप कहाँ खुलती है? गलेट में। ठीक है, ये इतना याद हो जाए तो फिर आगे आ जाना। आगे आने में इतना खास तो कुछ नहीं है जो सोचना पड़ेगा। हाँ ठीक है, याद तो फटाफट हो जाएगा। उसके बाद क्या है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है? नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स, फेरेंक्स, लैरिंक्स और ट्रिकिया, और एक और बच गया लंग्स। ये क्या है? रेस्पिरेटरी ह्यूमन ह्यूमन सिस्टम होता है। रेस्पिरेटरी ह्यूमन सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का उल्टा सीधा बोलवा रहे हो यार। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या था? नोस्ट्रिल्स आ गया, नोस्ट्रिल्स के बाद फेरेंक्स आ गया, फेरेंक्स के बाद लैरिंक्स आ गया, लैरिंक्स के बाद ट्रेकिया आ गया, ट्रेकिया के बाद क्या आ गया? लंग्स आ गया। ठीक है, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं पूरे। ये सब इन्हीं के थ्रू जाएगी ना। सांस कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी? भाई सांस ले रहे हो तो भाई नोस्ट्रिल से होकर कहाँ तक? लंग्स तक जाएगी जाएगी। ऐसा तो नहीं लंग्स से लेकर तुम नोस्ट्रिल तक सांस ले रहे हो, ये तो मतलब एक्सपायरेशन है। इंस्पिरेशन इधर से होगा, इधर से एक्सपायरेशन। ठीक है, उस पर भी आते हैं, उसी टॉपिक पे आते हैं। पर पहले समझ लो कि नोस्ट्रिल से लेके नोस्ट्रिल्स, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, लंग्स, यहाँ तक अपनी सांस पहुंच रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ तक पहुंच रही है। फ्लो चार्ट बता देता हूँ तुमको एक पूरा कि कैसे क्या कहाँ पहुंच रही है। चलो नोस्ट्रिल से स्टार्ट करते हैं। नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल से जाएगी किसके पास? नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स के बाद किसके पास जा रही है यार? ये क्या है? अब सही है या फिर अभी भी ब्लर है?
ठीक है ठीक है। नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स के बाद गई फेरेंक्स, फेरेंक्स के बाद गई लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद आई ट्रेकिया, ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद आ गई 1 डिग्री ब्रोंक्यूल्स, फिर 2 डिग्री ब्रोंक्यूल्स, फिर 3 डिग्री ब्रोंक्यूल्स, फिर आ गया इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, फिर आया टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर आ गए एलवीली के पास जहाँ अपना CO2 और O2 का एक्सचेंज होगा। कहाँ से स्टार्ट हुआ पहले भी बताया था मैंने, लंग्स तक पाई गए थे अपन। ये नॉस्ट्रल्स प्लस फेरेंक्स प्लस लैरिंक्स ट्रेकिया ये लंग्स, ये अपना क्या था, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम था। अभी उसका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का चार्ट है, कहाँ से स्टार्ट हुआ देख लो एक बार और देख लो कहाँ से स्टार्ट हुआ। नॉस्ट्रल्स, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, फिर पूछा 1 डिग्री ब्रोंकियल, 2 डिग्री ब्रोंकियल, 3 डिग्री ब्रोंकियल, इनिशियल ब्रोंकियल, टर्मिनल ब्रोंकियल, उसके बाद एल्वेलाई। ठीक है, यहाँ तक तुम्हारी सांस पहुंच गई। कर दो फिर सांस लेना स्टार्ट, अभी तक तो ले नहीं रहोगे जैसे। ठीक है, और जो इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग्स होती है सपोर्टेड बाय, कब तक सपोर्ट करेगा उसको, अप टू कहाँ तक, इनिशियल ब्रोंकियल्स तक, इनिशियल ब्रोंकियल्स, इनिशियल ब्रोंकियल्स तक सी सेप्ड कार्टिलेजियस रिंग्स होती है। इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग जिसको बोलते हैं सी सेप्ड, सी सेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग होती है, रिंग्स होती है। ठीक है, जो कि कहाँ तक होती है, इनिशियल ब्रोंकियल्स तक। इनिशियल ब्रोंकियल्स मतलब ये वाला यहाँ तक सी शेप की होती है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग्स। ठीक है, फिर जो लंग्स होते हैं, मैं जितना भी तुमको पढ़ा रहा हूँ ना, मतलब मेरे हिसाब से सीधा सीधा पढ़ा रहा हूँ, जो कि एनसीईआरटी से पूरा रिलेट करता है। इसके बाद क्वेश्चन ना तो अभी तक आएगा ना आएगा, क्योंकि आप इनसे कोई सा भी क्वेश्चन बना सकते हो, एमटीजी, प्रीवियस ईयर, पीवाईक्यू, इसमें जो भी ले लो आप, 32 ईयर के ले लो, 36 ईयर के ले लो, 32, 37, 36, कितने भी ईयर के उठा लो, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इनसे बाद ना तो कोई क्वेश्चन गया आज तक, नहीं कभी आगे जाएगा, ये सफिशिएंट है, जितना मैं बता रहा हूँ उसके बाद कभी नहीं गया। और ये सब एनसीईआरटी बेस्ड है, अलग से कुछ नहीं बता रहा हूँ, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, जो लंग्स होते हैं ना अपने, जो लंग्स होते हैं, लंग्स होते हैं उनके पास, लंग्स आर कवर्ड बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन। इनके पास ना डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, जिसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लूरा, क्या बोलते हैं, प्लूरा, PLURA। दिख रहा है अच्छे से, थोड़ा स्टार्टिंग में अभी बनाना स्टार्ट किया है, तो देखो इतनी आइडिया नहीं है कैसे क्या एडिटिंग वगैरह, पर हाँ ठीक है, स्टार्ट करता है, समझ में आएगा आगे जाके कैसे क्या होता है। तो जो लंग्स है आर कवर्ड बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। जो लंग्स है डबल लेयर मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्लूरा। अब जो कंडक्टिंग पार्ट करके होता है, एक कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है, कंडक्टिंग पार्ट क्या, कहाँ से कहाँ तक होता है, एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स टू एक्सटर्नल, तो यार दिख नहीं रहा इसमें, एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स टू टर्मिनल ब्रोंकियल्स तक होता है। यहाँ तक कंडक्टिंग पार्ट होता है। फिर रेस्पिरेटरी पार्ट आ गया, रेस्पिरेटरी पार्ट कहाँ से कहाँ तक होता है, रेस्पिरेटरी पार्ट कहाँ होता है, एल्वेलाई होता है, एल्वेलाई एंड देयर डक्ट्स। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी पार्ट हो गया, ये कंडक्टिंग पार्ट हो गया। और इसके बाद और क्या क्या चीज़ें बच गई है, फिर आता है वो इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन, मतलब सांस कब ले रहे हो कब छोड़ रहे हो, उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, अब वो चीज़ दिखाता हूँ, उसमें क्या होता है। एक आएगा इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, एक आया एक्सपायरेशन, इंस्पिरेशन एक आ गया एक्सपिरेशन। ठीक है, इधर ले ले इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, नीचे ले लो मसल्स, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स। हाँ यही की बात है, इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, ये ऊपर हो गया इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, नीचे आ गया मसल्स, डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल्स। जो इंस्पिरेशन है, जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इंस्पिरेशन में क्या होगा, डिक्रीज होगा। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंस्पिरेशन में डिक्रीज होगा, वहीं एक्सपिरेशन में इंक्रीज होगा। ठीक है, और जो मसल्स का इंस्पिरेशन में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, और एक्सपायरेशन में रिलैक्सेशन होगा। अभी तुमको मैं काम करता हूँ, एनसीईआरटी के डायग्राम से रिलेट करवा देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी के डायग्राम से थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये है इंस्पायरेशन और ये है एक्सपायरेशन। ठीक है, इंस्पायरेशन में क्या हो रहा है, जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो ज़्यादा हो रहा है, वो कम हो रहा है किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब ज़्यादा होगा तभी सांस अंदर आएगी, मतलब हवा कब ज़्यादा अंदर आएगी, अंदर कैसे आ जाएगी, मतलब यार अगर अंदर का प्रेशर बढ़ा होगा तो सांस तो बाहर जानी चाहिए ना, तो सांस तभी अंदर आएगी जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा होगा, किससे, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, सांस अंदर आएगी, सांस अंदर आई, एयर एंटरिंग लंग्स अंदर आई, तो जो स्टर्नम है वो, स्टर्नम आपने देखा, जो इंटरकोस्टल मसल्स अपनी जो है, जो वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स जो रहता है ना, वो इंक्रीज होता है, और जो रिब्स है वो फैलेगी, मतलब थोड़ी सी दूर जाएगी, मतलब जो अपनी जो मसल्स है वो ऐसे मतलब फैलेगी, क्योंकि अंदर हवा जा रही है। अब तो यार हवा जाएगी तो ऐसा तो है नहीं कि पिचक जाएगी, फैलेगा ही ना, क्योंकि एयर में भी मास होता है। ठीक है, तो रिब्स एंड स्टर्नम रेज, मतलब कहाँ रेस होगी, आगे साइड, मतलब आगे साइड जाएगी। ठीक है, जो रिब, ये अपनी रिब केज है, ये रिब केज, और ये जो नीचे साइड है ये डायफ्राम है। ये डायफ्राम जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, तब जो डायफ्राम है अपना ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसमें वॉल्यूम बढ़ेगा और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वहीं जैसे मैंने तो बताया था, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब अंदर सांस ज़्यादा हो गई, बाहर वाले मतलब अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो गया और बाहर का प्रेशर कम हुआ, तो सांस बाहर निकलेगी, मतलब एक्सपायरेशन, मतलब आपने सांस एक्सपेल आउट कर दी। इसमें क्या होगा, रिब्स एंड स्टर्नम, ये आपने सांस छोड़ दी, मतलब आपके वापस सब रिलैक्स हो गए, जो डायफ्राम वगैरह जितने भी सभी आगे पीछे गए थे ये सब रिलैक्स हो गए। ठीक है, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गए। इसमें क्या लिखा है, डायफ्राम रिलैक्स्ड एंड आर्च अपवर्ड्स। जैसे ही डायफ्राम रिलैक्स होगा, ये अपवर्ड्स मतलब अपवर्ड शिफ्ट होता है अपना डायफ्राम। ठीक है, और ये जो अपनी सांस है ये बाहर निकल जाती है, एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम लंग्स। ठीक है, तो इसमें जो वॉल्यूम होता है थोरैक्स का वो डिक्रीज होता है, ऑब्वियस बात है भाई, सांस निकल रही है तो वॉल्यूम तो डिक्रीज होना ही है। और जो रिब्स एंड स्टर्नम जो अपनी बाहर निकली थी, इसमें देखो जो अपनी बाहर गई थी, वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई, तो इसी को बोलते हैं क्या, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। ठीक है, अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे मेरे हिसाब से। उसके बाद बाबा रामदेव पता है ना, अब उन्होंने देखा हो कि उनके जो शो चलते हैं उसमें वो आसपास की भी सांसें खींच लेते हैं, मतलब देखा नहीं है, मतलब
बिल्कुल सांसें खींचे जा रहे हैं, आवाज आ रही फूं फा, तो वो क्या कर रहे हैं अपनी, मतलब हर कोई थोड़ी कर सकता है, कर सकते हो, तुम कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना, क्यों नहीं कर सकते? उसमें क्या करते हैं कि उनकी एबिलिटी को बढ़ाया जाता है। वी हैव एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ, अपने पास एबिलिटी होती है स्ट्रेंथ बढ़ाने की, काहेगी इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन अभी काई से बढ़ती है स्ट्रेंथ अपनी? एब्डोमिनल मसल्स। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है एब्डोमिनल मसल्स वाला, कैसे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सकती है? तो अपने पास एबिलिटी होती है, वी हैव एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है। अब जो एवरेज ब्रीथिंग रेट होता है हेल्थी ह्यूमन का, मतलब जो एवरेज होता है ना ब्रीथिंग रेट ऑफ हेल्थी ह्यूमन का, वो क्या होगा? रेट ऑफ हेल्थी ह्यूमन, ये याद रखना, हेल्थी ह्यूमन है ना। यूँ नहीं तो वो जो गांव वाले जो बूढ़े डोगरे रहते हैं, उनके जो बीड़ी इंजन अभी तक धुएं दे रहे हैं, उनके जाके तुम नाप रहे हो, आंसर आ जाए उसमें कि 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। कोई बोल दे भैया आपने तो गलत बताया था, ठीक है। ये मेन ही एनसीईआरटी बताती है, ठीक है, कि 12 से 16 टाइम्स पर मिनट होता है एवरेज ब्रीथिंग रेट ऑफ हेल्थी ह्यूमन, ठीक है। अब जो ये सांस वगैरह का जो सिस्टम चल रहा था अंदर बाहर, इसमें जो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन वगैरह सब हो रहा था, तो इसमें ये देखना वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय, किससे करते हैं, किससे नापते हैं? स्पायरोमीटर। क्या बोलते हैं उसको डिवाइस नेम? स्पायरोमीटर। क्या बोलते हैं? स्पायरोमीटर। वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर, ये एक डिवाइस होता है जिससे अपन नाप सकते हैं, ठीक है। अब जो थोरेसिक चैम्बर था जिसमें मैंने भी बताया था, उसमें कब ऊपर जा रहा है कब नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि जो डोर्सली होता है थोरेसिक चैम्बर मैं बताता हूँ। थोरेसिक चैम्बर में लिख देता हूँ डोर्सली वर्टिबल कॉलम, डोर्सली बाय वर्टिबल कॉलम। थोरेसिक चैम्बर डोर्सली किससे होगा? वर्टिबल कॉलम से। वेंट्रली देखें तो वेंट्रली स्टर्नम, लेटरली किससे होगा? रिप्स। और लोअर साइड में क्या होता है? डायफ्राम, ठीक है। ये याद रखना, याद क्या मतलब समझा वही होगा अच्छे से, क्या है क्या नहीं होता है। डोर्सली में क्या होता है? जो वर्टिबल कॉलम होता है, थोरेसिक चैम्बर वर्टिबल कॉलम हो जाता है, फिर वेंट्रली में क्या होता है? स्टर्नम आ जाता है, लेटरली रिप्स आ जाती है, लोअर साइड में डायफ्राम आ जाता है। ये सब अपन ब्रीथिंग की जब अपन रिलेट किया था उसको, कैसे क्या करते हैं, क्या आगे जाता है पीछे जाता है, ठीक है। अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर में सबसे पहले जनरल चीज़ें बता देता हूँ क्या क्या होती है क्या नहीं होती है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो होता है एक हेल्थी पर्सन का, बीड़ी के धुएं वाले नहीं, ठीक है। पता चला किसी डोगरे को पकड़ के ला रहे हो, बोल रहे हो देखो इसके बीड़ी के इंजन अभी तक धुएं दे रहे हैं, ठीक है, तो वो वाले नहीं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो है, ठीक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम इसमें जो टीवी होता है, टीवी क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। ये कितना होता है? 500 ml। समझना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। टीवी होता है जो कि होता है टाइडल वॉल्यूम, जो कि इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड अपन जो मतलब सांस लेते हैं छोड़ते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, उसमें होता है टीवी टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। अब जो एक मिनट में अपन कितनी ले पा रहे थे, मैंने अभी जस्ट बताया था 12 से 16 टाइम्स पर मिनट एवरेज ब्रीथिंग रेट किसका? हेल्थी ह्यूमन का एवरेज ब्रीथिंग रेट 12 से 16 होता है, ठीक है। तो इसमें मैं बताता हूँ देखो क्या चल रहा है। 12 से 16 इसका हेल्थी है रेट, एवरेज ब्रीथिंग रेट ऑफ हेल्थी ह्यूमन, ठीक है, 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में अगर अपन 12 से 16 टाइम्स ब्रीथ चल रही है, ठीक है, तो जो टाइडल वॉल्यूम होता है टीवी अगर अपन निकाले पर मिनट 12 के हिसाब से निकालो तो 12 का इंटू कर दो, सीधा सीधा 500 में। 500 क्या है? टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। 16 के हिसाब से निकालो तो 16 कर दो, 16 के हिसाब से करोगे तो इसका आ जाएगा 8000, 12 के हिसाब से करोगे तो इसका आ जाएगा 6000। तो ये आ जाएगा एवरेज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। अभी 6000 से जो 8000 आया है ये एमएल में आया है, एमएल पर मिनट, ठीक है। लीटर में देखो तो टीवी पर मिनट कितना होगा? 6 से 8 लीटर, ये एमएल ये लीटर, ठीक है। और एवरेज क्या था? 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। ये क्या? एवरेज ब्रीथिंग रेट ऑफ हेल्थी ह्यूमन 12 से 16, ठीक है। इस हिसाब से निकाल लो तो ये कैलकुलेशन है इसका, कितना कितना आ रहा है कितनी आ रहा है। 12 से 16 होता है, 12 के हिसाब से भी निकालोगे तो 500 और 16 के हिसाब से निकालोगे तो 8000, तो 6000 60,000 होता है। तो 6000 60,000 अगर एमएल में देखोगे, एमएल अगर आ जाए तो 6000 60,000 एमएल पर मिनट, और अगर लीटर में पूछ लो तो 6 से 8 लीटर। ये टाइडल वॉल्यूम पर मिनट होता है। अभी तो टाइडल वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब एक होता है आईआरवी, ठीक है। आईआरवी क्या होता है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितना होता है? 2500 से लेके 3000 एमएल तक, 2500 से लेके 3000 एमएल तक क्या होता है? आईआरवी, ठीक है। फिर एक आता है ईआरवी, ये कितना होता है? 1000 से लेके 1100 ml तक, ठीक है। ईआरवी क्या होता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आईआरवी क्या होता है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना होता है? 2500 से लेके 3000 ml, ईआरवी 1000 से लेके 1100 ml तक, ठीक है। एक होता है आरवी, आरवी मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम। आरवी कितना होता है? 1100 से लेके 1200 ml तक, ठीक है। इन सबको अगर लीटर में लिखोगे, अगर लीटर में अगर आ जाए तो 1 से लेके 1.1 लीटर। आईआरवी पूछ ले तो 2.5 से 3 लीटर। ये पूछ ले तो 1.1 से लेके 1.2 लीटर तक, ठीक है। लीटर में पूछ ले तो सीधा सीधा जितना दे रखा है 0 हटा दो और लीटर लिख दो, सब ये लीटर आ गया। और अगर एमएल में पूछे तो एमएल का तो याद रखना ही पड़ेगा। आईआरवी में कितना होता है? 2500 से लेकर 3000 एमएल तक। ईआरवी में कितना होता है? 1000 से लेकर 1100 एमएल तक। उसके बाद आरवी में कितना होता है? आरवी में रेसिडुअल वॉल्यूम में 1100 से लेकर 1200 एमएल तक, ठीक है। फिर आता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? टीवी प्लस, दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ, टीवी प्लस आईआरवी को बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। फिर आता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? टीवी प्लस ईआरवी, ठीक है। फिर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर,
मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद क्या क्या बचता है? वाइटल कैपेसिटी अगर अपन देखें तो वाइटल कैपेसिटी टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, ये फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद है, ठीक है। उसके बाद फोर्स्ड इंस्पायरेशन, फोर्स्ड इंस्पायरेशन देखा जाए तो इंस्पायरेशन, फोर्स्ड इंस्पायरेशन में क्या क्या बचा? टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी आ गई, तो वीसी वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या आ गया? टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, और इसमें क्या गया? आरवी रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो जो वाइटल कैपेसिटी और रेसिडुअल वॉल्यूम जिसमें आए तो टिक कर देना, क्या? इंस्पिरेशन, फोर्स इंस्पिरेशन, और अगर सिर्फ टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी आए तो क्या कर दोगे? फोर्स एक्सपायरेशन, ठीक है। ये इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन हुआ खत्म। उसके बाद कौन सा टॉपिक है? हाँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 एट डिफरेंट पार्ट्स, मतलब जो एल्वेलाई में एक्सचेंजेस नहीं हो रहे, एल्वेलाई वगैरह, उसमें पूरा एक डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो उसमें मैं एक शॉर्ट तरीके से बताता हूँ कैसे क्या होता है। मतलब इसके बाहर तो मेरे को नहीं लगता कि आज तक कोई क्वेश्चन बना है, तो डायग्राम रटने की जरूरत है। तभी ये देखो एक टेबल से समझाता हूँ। गैसेस हो गई, दो ही गैसेस है मेन, O2 और CO2, O2 और CO2, ठीक है। अब अपन को क्या क्या देखना है? तो एटमॉस्फेरिक एयर देखना है, एटमॉस्फेरिक एयर, फिर देखना है एल्वेलाई, फिर देखना है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर देखना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर देखना है टिश्यू, ठीक है। तो ये सब MMHG में चल रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो बोल दो ये MMHG लिखा हुआ है। एटमॉस्फेरिक एयर O2 में कितना होता है? 159, CO2 में कितना होता है? 0.3। एटमॉस्फेरिक एयर CO2 कितना होता है? 0.3, O2 कितना होता है? 159। एल्वेलाई में 104, नीचे 40, 104 क्या है? O2, और CO2 क्या है? 40। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40-45, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95-40, और टिश्यू में 40-45, ठीक है। अब देखो टिश्यू और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दोनों सेम आ रहा है, 40-40, 45-45, ठीक है। अब याद करने का क्या? एटमॉस्फेरिक एयर हमेशा ज़्यादा होगी, क्या? 159 सबसे ज़्यादा क्या? एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है। सबसे कम क्या है? एटमॉस्फेरिक एयर में CO2 सबसे कम है पूरे में, ठीक है। पूरे चार्ट में ध्यान रखना। एल्वेलाई में, फिर एल्वेलाई बता, एल्वेलाई में सबसे ज़्यादा 104, 104 4 से ज़्यादा नीचे 40, ठीक है। O2 क्या है? 104, और नीचे CO2 में क्या है? 40। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड याद रखना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू 40-40, 45-45, ठीक है। 40-40 क्या है? O2 O2, और CO2 45-45, ऑक्सीजनेटेड ब्लड 95 और 40, सबको याद रहता ही रहता है, तो नहीं रहता है तो करना पड़ेगा। अब जो सॉल्युबिलिटी होती है CO2 की, वो 20 से लेकर 25 टाइम्स ज़्यादा होती है किससे? O2 से लेकर, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ O2, मतलब CO2 है उसकी सॉल्युबिलिटी 20 से 25 टाइम ज़्यादा है O2 से, ठीक है। जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है, फिर आता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में 3 लेयर होती है मेनली, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में 3 लेयर होती है। स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, उसके बाद फिर नीचे आती है एंडोथीलियम, एंडोथीलियम ऑफ एल्वेलर मेम्ब्रेन, एल्व्यूलर मेम्ब्रेन, एंडोथीलियम ऑफ एल्वेलर मेम्ब्रेन, और नीचे आती है बेसमेंट, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, ठीक है। नीचे आती है एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलर मेम्ब्रेन, फिर आती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये 3 डिवीजन की मेम्ब्रेन होती है, याद रखनी पड़ेगी। डायग्राम में देख लेना एक बार, तीनों सेम। उसके बाद मतलब सेम क्या, जो बनाया हुआ है ऐसा करके एक डायग्राम है उसमें एनसीईआरटी में, तो उसमें देख लेना, समझ लेना कहाँ कहाँ कैसे दिया हुआ है। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में एक काम करता हूँ, चार्ट से बताता हूँ ताकि अच्छे से समझ में। एनसीईआरटी में बहुत घुमा फिरा के दिया हुआ है, इतना बड़ा होता नहीं है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस O2 एंड CO2, एक नए पेज पे चार्ट बना देता हूँ ताकि समझने में दिक्कत आए। O2 और CO2 ले लो, CO2, ठीक है। वीडियो तो क्लियर है ना? हाँ क्लियर ही होगी। हम यहाँ से आए 97% और 3%, 97%, 3%। 97% में क्या है? RBC है, जिसको क्या बोलेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। RBC है जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। 3% में क्या है? प्लाज्मा, O2 में 3% प्लाज्मा है। फिर चल जाते CO2 साइड, CO2 साइड में एक तो है 20 से 25%, फिर एक है 70%, फिर एक है 7%, ठीक है। 20 से 25% इसमें भी क्या है? RBC, जिसमें और क्या है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अब ये कार्ब अमीनो वगैरह, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये भी सब बता दूंगा कैसे क्या लिख रहा हूँ मैं और क्यों लिख रहा हूँ। हीमोग्लोबिन 20 से 25% क्या है? 20 से 25% RBC जो कि कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है, ठीक है। 70% क्या है? बाइकार्बोनेट आयंस है, 70% बाइकार्बोनेट आयंस है, ठीक है। 7% इसमें भी प्लाज्मा है। अब ये टेबल सिंपल सारी सी याद रखना, एनसीईआरटी में बहुत घुमा फिरा के अजीब अजीब से वर्ड्स दिए हुए, ठीक है। 97% RBC, इसमें 20 से 25% RBC है, इसमें 3% प्लाज्मा है, इसमें 7% प्लाज्मा है। CO2 में देखना 70% बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, ठीक है। और RBC में ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। अब ये बताता हूँ मैं, हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोमीनोग्लोबिन, ये कैसा है? देखो, अगर हीमोग्लोबिन के साथ O2 जुड़ा तो ये आएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HBO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ अगर CO2 जुड़ा तो क्या बनेगा? HbCO2, इसको बोलेंगे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, अमीनो, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन के साथ O2 जुड़ा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, CO2 जुड़ा तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और अगर इसके साथ क्या नाम है? हीमोग्लोबिन के साथ अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाए तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जुड़ जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। HbCO, तो क्या हो जाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये तीनों टर्म याद रखना। ऑक्सीजन जुड़ा तो कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अगर CO2 जुड़ा तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ा तो कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ा किससे? हीमोग्लोबिन के साथ, तो क्या बन जाएगा? कार्ब
कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, HbCO। ये तो सब याद रखने की चीज़ें, याद रखनी ही पड़ेगी, नहीं रखोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। अब इसमें जो डिसोसिएशन कर्व था उसको भी एक सिंप्लीफाई करते हैं, टेबल पे बनाते हैं, ठीक है। इसमें ले लो एक तो फैक्टर्स, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है बट हाँ नीट वालों के लिए तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना यार, लंबी हो सकती है वीडियो बट हाँ इसमें सब कुछ कवर है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बाहर और क्या ही आएगा, जो है सब तो पढ़ा रहा हूँ, उसके बाहर कुछ होगा तो आएगा ना। ये फेवरेबल है, ये अनफेवरेबल है फॉर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये भी जो फेवरेबल है और जो अनफेवरेबल है, फैक्टर्स में जो PCO2 है ये इसमें लो है और अनफेवरेबल में हाई है PCO2, ठीक है। जो PO2 है इसमें हाई है, किसमें फेवरेबल है, किसके लिए, ऑक्सीमोग्लोबिन के लिए, अनफेवरेबल है किसके लिए, ऑक्सीमोग्लोबिन के लिए, इसमें लो है। O2 के H+ आयंस इसमें लेस है, इसमें हाई है, इसमें बहुत कम है, इसमें बहुत, मतलब इसमें बहुत कम है, इसमें सिर्फ कम है और इसमें ज़्यादा है। फेवरेबल में क्या है, फेवरेबल ऑक्सीमोग्लोबिन के लिए H+ में इसमें कम जाएगा और अनफेवरेबल में हाई चला जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर फेवरेबल में लो होगा और अनफेवरेबल में हाई हो जाएगा, ठीक है। अब जो कन्फ्यूजन होता है हीमोग्लोबिन ब्लड O2 का, कन्फ्यूजन ऑफ हीमोग्लोबिन ब्लड और O2, तो इसमें जो एवरेज हीमोग्लोबिन होता है 100 ml ऑफ ब्लड में, एवरेज हीमोग्लोबिन हर 100 ml ऑफ ब्लड में, हर 100 ml ऑफ ब्लड में कितना होगा, 12 से 16 ग्राम, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन कितने मोलिक्यूल कैरी करता है, 4 O2 मोलिक्यूल, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मोलिक्यूल कैरी करता है, ठीक है। और एक ग्राम हीमोग्लोबिन क्या करता है, कैन कैरी 1.34 ml, 1.34 ml ऑफ किसका था, O2 का, हाँ। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑफ O2 करता है, ठीक है, कैरी। और उस हिसाब से अपन कैलकुलेट कर लो, तो 100 ml ऑफ ब्लड, मतलब 100 ml ऑफ ब्लड कितना कैरी कर सकता है, कैन कैरी, इसका मल्टीप्लिकेशन बैठा दो सीधा सीधा 1.34, और 100 ml में कितना कर रहा था, 12 से 16, तो इंटू 12 से 16, तो आंसर करीबन चल जाएगा 20.1 ml ऑफ CO2, ठीक है। ये कौन करता है, 100 ml ऑफ ब्लड कैन कैरी, ये 100 ml है, ठीक है। समझ में आ गया, नहीं आया, आ गया, ठीक है। एवरेज हीमोग्लोबिन कितना होता है, एवरेज हीमोग्लोबिन 100 ml ऑफ ब्लड कितना है, 12 से 16। एक हीमोग्लोबिन कितने O2 मोलिक्यूल कैरी करता है, 4, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना होता है, 1.34 ml ऑफ O2 होता है, ठीक है, 1.34 ml ऑफ O2। अब इधर 100 ml ऑफ ब्लड अगर हमको कैलकुलेट निकालना है, 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml में कितना ब्लड कैरी करता है, 100 ml ऑफ ब्लड कैन कैरी, कितना कैरी कर सकता है 100 ml ऑफ ब्लड, तो 1.34 इंटू एक का कितना था, 100 ml ऑफ ब्लड कितना है, 12 से 16 इंटू 12 से 16, तो कितना कर पाएगा, 100 ml ऑफ ब्लड कैन कैरी 20.1 ml ऑफ CO2, ठीक है। होप समझ में आ ही रहा होगा। एवरी 100 ml ऑफ ब्लड ऑक्सीजन डिलीवर्स 5 ml ऑफ O2 टू टिश्यू, जो हर 100 ml ब्लड का ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कितना जाएगा, 5 ml ऑफ O2 किसको जाएगा, टिश्यू को। और डीऑक्सीजनेटेड की बात करो तो 100 ml ऑफ ब्लड डीऑक्सीजनेटेड कितना देगा, 4 ml ऑफ CO2 किसको देगा, एल्विलाई को, ठीक है। ये भी कन्फ्यूजन रहता है। उसके बाद देखो एक चीज़ पता है सबको, मतलब कि जनरल में जो आर्टरी होती है, आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और जो वेन होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। पर जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें एक्सेप्शन याद रखना, पल्मोनरी आर्टरी हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पल्मोनरी आर्टरी हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। कौन करती है, पल्मोनरी आर्टरी हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। एक और एक्सेप्शन इसमें, अनदर एक्सेप्शन ऑफ अम्ब्लाइनिकल कॉर्ड ऑफ, मतलब ये कहाँ पे होता है, माँ के पेट में प्लेसेंटा वगैरह होता है, उधर भी यही चीज़ होती है, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और जो पल्मोनरी वेन होती है, यहाँ पे एक्सेप्शन याद रखना, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब सिर्फ इसमें उल्टा है, उल्टा कैसे एक्सेप्शन है, सीधा सीधा याद रखना, ये एक्सेप्शन है, याद रखना पड़ेगा। पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। जनरल सी चीज़ें याद रखोगे तो चैप्टर बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। जो अब कन्फ्यूजन होता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन मतलब वो अलग अलग नहीं होते सेंटर्स वगैरह, तो उसमें भी बहुत सारा को कन्फ्यूजन होता है कि भाई किसमें क्या हो रहा है। तो जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है ना, वो हमेशा प्रेजेंट किसमें होता है, मेडुला में। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो होता है ना, रिदम सेंटर वो कहाँ होता है, मेडुला में होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन ऑफ ब्रेन। मेडुला सबको पता है ना कहाँ होता है, ब्रेन में, लड़कियों के घुटने में, ठीक है, घुटने भारी होता है ना, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेडुला ब्रेन। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी खुद बोल रही है 100 ग्राम कम होता है लड़कों से, ठीक है। इधर अपने 1400 ग्राम होता है ब्रेन, इधर 1283 होता है, 1200 से लेके 1300, ठीक है, वजन तक नापा हुआ है एनसीईआरटी ने। तो 100 ग्राम अपन में भेजा ज़्यादा ही होता है, मतलब लड़के सुपीरियर होते हैं, ठीक है। यूँ मत बोल देना लड़कियाँ है मतलब इसका ये ऐसा थोड़ी है कि ब्रेन कम है, नहीं एनसीईआरटी खुद लिखती है कि 100 ग्राम कम ही रहता है, ठीक है, लड़कों में 100 ग्राम ज़्यादा ही रहता है भेजा, मतलब ब्रेन। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ होता है, प्रेजेंट इन मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन। अब आते हैं प्राइमरी रेस्पॉन्स कहाँ होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी रेगुलेशन। जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है ना, वो रेस्पिरेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। प्राइमरी रेस्पिरेटरी सीधा से याद रखो, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मतलब रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल तो हो गई होगा, ठीक है। उसके बाद निमोटॉक्सिक सेंटर कहाँ होता है, पोन्स में। निमोटॉक्सिक सेंटर कहाँ होता है, पोन्स में। पोन्स भी कहाँ होता है, ब्रेन में, प्रेजेंट इन पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन, निमोटॉक्सिक सेंटर, ठीक है। निमोटॉक्सिक सेंटर किस प्रेजेंट इन पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन, कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इसको मॉडरेट करता है, कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम
सेंटर। पहले ही बोल रहा हूँ, पहले ही बोला था राइटिंग पे मत जाना, कंसेप्ट पे जाना जो समझना है। राइटिंग पे जाओगे तो खुद ही समझदार हो। ठीक है, अब कीमोसेंसिटिव एरिया क्या होता है? सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदमिक सेंटर। रिदमिक सेंटर के जस्ट नीचे होता है, नीचे नहीं सॉरी, सिचुएटेड एडजेसेंट, एडजेसेंट टू रिदमिक, रिदम सेंटर। एडजेसेंट होता है किसके? रिदम सेंटर के। हाईली सेंसिटिव किसके लिए होता है? CO2 और H+ के लिए होता है। कौन सा? कीमोसेंसिटिव एरिया। दिस सेंटर सेंड सिग्नल्स टू रिदम सेंटर ऑन इंक्रीज ऑफ CO2 एंड H+ आयंस। ये क्या करता है कि सिग्नल देता है रिदम सेंटर को, क्या या बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए देता है? CO2 एंड H+ आयंस। सिग्नल भेजता है किसको? रिदम सेंटर को। सेंड सिग्नल्स टू द रिदम सेंटर ऑन इंक्रीज ऑफ O2 एंड H+ आयंस। ठीक है। रिसेप्टर्स ऑफ एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी क्या होता है? कैन रिकॉग्नाइज चेंजेस इन CO2 एंड H+, कैन रिकॉग्नाइज चेंजेस, जो चेंजेस हो रहे हैं CO2 और H+ कंसंट्रेशन में, वो रिसेप्टर्स कौन करते हैं? एओर्टिक आर्टरी एंड कैरोटिड आर्टरी। सेंड सिग्नल्स टू रिदमिक सेंटर फॉर एक्शन। किसी भी एक्शन के लिए सिग्नल भिजवाने का काम करता है। ठीक है। सेंड सिग्नल्स टू रिदम सेंटर, सेंड रिदम सेंटर फॉर एक्शन। ठीक है। रिसेप्टर्स ऑफ एओर्टिक आर्टरी एंड कैरोटिड आर्टरी में क्या करता है? सेंड करता है सिग्नल्स टू रिदम सेंटर फॉर एक्शन। अब एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, रोल ऑफ ऑक्सीजन इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट इन रेगुलेशन। याद रखना, जो रोल है ऑक्सीजन का, रोल ऑफ ऑक्सीजन इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, रोल ऑफ ऑक्सीजन इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट इन रेगुलेशन। ठीक है। ऑक्सीजन, रोल ऑफ ऑक्सीजन इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट इन रेगुलेशन। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है, एसर्शन रीजन में घुमा देते हैं। अब बात है इसके डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स क्या क्या है? तो भाई डिसऑर्डर्स में आता है अस्थमा। अस्थमा, अस्थमा, अस्थमा में क्या होता है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, अस्थमा में डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। और देखा ही हो आपने कि भाई जो बूढ़े वृद्ध लोग होते हैं, मतलब अपनी शुद्ध भाषा में डोक रहे हैं, तो उनमें विजिंग साउंड आता है, सीटियाँ बजती है रात में, याद है? मतलब जब सोते हैं जो बूढ़े लोग होते हैं, उनके देखना हमेशा विजिंग साउंड आता है, मतलब सीटी, मान लो हाँ वो सीटी, एक सीटी बज रही होती है, बार बार वो सांस ले रहे होते हैं, छोड़ रहे होते हैं, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, उसमें उनके विजिंग साउंड आता है। ठीक है। अब इधर देख लो, तो ये क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ, ये क्यों क्या होता, तो होता ही है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स। अस्थमा में क्या होता है? अस्थमा में क्या होता है? ब्रोंकियोल्स का और ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स का इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है। एक चीज़ इसमें याद रखना, अस्थमा में इन्फ्लेमेशन होगा ब्रोंकी ब्रोंकियोल्स का, और इसमें याद रखने का ये है कि ये रिवर्सिबल है। ठीक है, ये रिवर्सिबल है। और इसमें ब्रोंको डायलेशन, इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि ये ब्रोंको डायलेशन शो करता है क्या? ब्रोंको डायलेशन शो करता है क्या? तो बहुत प्यार से काट देना कि नहीं करता। क्या करता है? ब्रोंको कॉन्ट्रिक्शन। ठीक है, ये दो वर्ड में हमेशा उलझ जाता है, ब्रोंको डायलेशन करता है क्या? तो नहीं करता। क्या करता है? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, याद रखना। और ये एक रिवर्सिबल है, मतलब वापिस सही भी हो सकता है। अब आता है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा मतलब अपने सिगरेट स्मोकर्स, एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा। ठीक है। एम्फाइसीमा में एक खतरनाक डिसऑर्डर है, क्रोनिक डिसऑर्डर। क्रोनिक डिसऑर्डर ये क्या करता है? क्रोनिक डिसऑर्डर क्यों है? क्योंकि ये जो एल्यूलर वॉल होती है, तो एल्यूलर वॉल गेट डैमेज्ड, वो डैमेज कर देता है। जो कि डैमेज करता है तो उससे क्या होता है? डैमेज कर देता है मतलब कुछ तो होता है ना अंदर, उसमें क्या करता है? विच रिड्यूस सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को कम कर देता है। ठीक है, तो उससे एल्यूलर वॉल डैमेज हो जाती है। ठीक है। मेजर कोज, सबसे बड़ा कारण इसका क्या है? एम्फाइसीमा का सबसे बड़ा कारण है इसका सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग। ठीक है, ये सबसे बड़ा कारण है, याद रखना। क्रोनिक डिसऑर्डर है और ये इरिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। एक बार खराब कर दिया शरीर तो फिर वो सही नहीं हो सकता किसी भी कारण। फूके जाओ फिर जितनी फूकनी दूंगा। ठीक है, जब तक बीड़ी के धुएं, मतलब बीड़ी के इंजन जब तक धुएं दे रहे, जब तक देंगे, खत्म फिर पिक्चर। चलो फालतू की बातें नहीं करते हैं, वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। ऑक्यूपेशनल, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर क्या क्या होता है? ऑक्यूपेशनल सीधा सीधा यूँ समझ लो कि फाइबर्स का जमा होना, फाइबर्स का जमा होना, फाइबर्स का जमा होना। ठीक है। अभी अपन को कहाँ दिखता है सबसे ज़्यादा? जो आपने देखा हो कि ये काम नहीं करता फैक्ट्री वगैरह में, अलग अलग, इसमें क्या है? इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री वर्कर में होता है, इंडस्ट्री वर्कर्स में, जो कि कहाँ होती है? जैसे स्टोन है, डस्ट है, तो ये सब पार्टिकल्स जाते हैं शरीर में, जमा होते रहते हैं अंदर जा जाके, तो फिर उसमें दिक्कत आती है शरीर में। ठीक है। इसमें क्या है? लॉन्ग एक्सपोजर टू डस्ट कॉज इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। ज़्यादा टाइम तक अगर वो उसके उसमें रहा कॉन्टैक्ट में, तो डस्ट कॉज क्या कर देगी? इन्फ्लेमेशन, डस्ट कॉज इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन टू लीडिंग टू फाइब्रोसिस। क्या कर देगा वो? फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस क्या कर देता है? छेद, मतलब अपने जो पॉलीफ्रेशन कर देता है टिश्यू का, तो टिश्यू है उनको छेदीलाल बना देता है। ठीक है। फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस इज पॉलीफ्रेशन, फाइब्रोसिस क्या होता है? पॉलीफ्रेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, ये ऑक्यूपेशनल में आ गया। जो काम करते हैं बाहर इंडस्ट्री वगैरह में, फैक्ट्रीज वगैरह में, स्टोन डस्ट वगैरह, उनमें पाया जाता है फाइबर्स का जमा होना। लॉन्ग एक्सपोजर टू डस्ट कॉज इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस क्या होता है? फाइब्रोसिस इज पॉलीफ्रेशन ऑफ टिश्यू। ठीक है। एम्फाइसीमा समझ में आ गया। क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, एल्वेलाई वॉल डैमेज हो जाती है इसकी, क्यों होती है? सरफेस एरिया कम कर देता है। रिवर्सिबल होता है, सिगरेट स्मोकिंग से होता है। एक ये भी था अस्थमा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होती है, विजिंग साउंड आता है, इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल तो एम्फाइसीमा होता है, ये रिवर्सिबल होता है। ठीक है। उसके बाद इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स पे ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, ब्रोंको डायलेशन शो नहीं करता है। ठीक है। थैंक यू, आपको समझ में आया होगा, होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।